हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बहुत दिनों के बाद एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं ऑनलाइन क्लास। आज हम ज्योमेट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सिमिलरिटी, जिसका नाम है समरूपता, के बारे में अध्ययन करेंगे। ज्योमेट्री में आपको पढ़ा रहा हूँ ज्यामिति। इस टॉपिक को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। समरूपता, देखो इसमें से आरबीएससी की बोर्ड में कम से कम एक क्वेश्चन 6 नंबर का जरूर आता है, और एक 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, और एक 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसमें से कम 9 अंक के जरूर क्वेश्चन आते हैं। इस प्रश्नावली में 6 नंबर का क्वेश्चन तो आता ही है, और बल्कि 2 नंबर और 1 नंबर का क्वेश्चन भी इसमें आ जाते हैं। तो कभी इसमें 6 नंबर का, कभी 8 नंबर के, कभी 9 अंक के क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो हम आज इसके बेसिक नॉलेज के अंतर्गत बेसिक नॉलेज और हम इसकी थेल्स प्रमेय के बारे में आज अध्ययन करेंगे। इसका बेसिक नॉलेज है, सबसे पहले जो प्रश्नावली का जो नाम दे रखा है सिमिलरिटी, समरूपता, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखो समरूपता क्या होता है, समरूप आकृतियां क्या होती हैं, सिमिलर से शेप क्या होता है। समरूप आकृतियां क्या होती हैं? देखो वे आकृतियां जिनका आकार क्या होता है, समान हो, लेकिन जो माप होती है भिन्न भिन्न हो। देखो नाम से फर्क लग रहा है। समरूप आकृतियां, सम का मतलब होता है समान, रूप का मतलब रूप, रूप का मतलब हो गया आकार। वे आकृतियां हैं, मैं एक बार इसकी परिभाषा लिख देता हूं, फिर आपको मैं समझा रहा हूं। ऐसी आकृतियां ऐसी आकृतियां ऐसी आकृतियां जिनका आकार यानी रूप जिनका आकार यानी रूप तो समान है, रूप तो समान है रूप तो समान है, परंतु माप भिन्न भिन्न हो परंतु माप भिन्न हो तो ऐसी आकृतियां समरूप कहलाती हैं। ऐसी आकृतियां समरूप कहलाती हैं। तो इसकी परिभाषा को ध्यान से समझो एक बार। ऐसी आकृतियां जिनका आकार या रूप समान हो, यानी आकार एक जैसा हो और उनके माप भिन्न भिन्न हो, तो ऐसी आकृतियां समरूप आकृतियां कहलाती है। उदाहरण से हम समझते हैं इस परिभाषा को। उदाहरण जैसे सभी जो वृत्त होते हैं, उदाहरण नंबर 1, सभी जो वृत्त होते हैं वो समरूप होते हैं। सभी वृत्त समरूप होते हैं। सभी वृत्त आपस में क्या होते हैं? समरूप होते हैं। कैसे होते हैं? जैसे देखो ये एक वृत्त हो गया, ठीक है, यहां पर एक वृत्त हो, इससे छोटा वृत्त हो गया, एक और छोटा वृत्त हो, तो देखिए इस प्रकार की जो आकृतियां होती है आपस में समरूप होती हैं। सभी वृत्त आपस में समरूप होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो आकार है, रूप है, वो एक जैसा है तो सभी वृत्त ही, लेकिन इनकी जो मान है, माप है, जो इनकी लंबाई है, जो इनकी त्रिज्या है वृत्तों की, वो डिफरेंट है। ये थोड़ा बड़ा वृत्त है, ये उससे छोटा वृत्त है, ये उससे छोटा वृत्त है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इनकी जो माप है वो भिन्न भिन्न है, लेकिन इनका रूप एक जैसा है। सारे वृत्त हैं, सारे क्या है? वृत्त हैं। तो इस प्रकार की जो आकृतियां हैं वो समरूप कहलाती हैं। अब जैसे मैं वृत्त के साथ आयत लूं, तो आयत और वर्ग कभी भी समरूप नहीं होगा। आयत के साथ मैं वृत्त लूं या वर्ग लूं तो वे कभी भी आपस में समरूप नहीं होंगे। समरूप का मतलब होता है एक जैसा आकार होना चाहिए उनका। माप उनकी भिन्न भिन्न हो सकती हैं, लेकिन उनका जो आकार है, रूप है, जैसे इनका आकार एक जैसे रूप है इनका, ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है, और ये भी क्या है? वृत्त है। इनके माप अलग अलग है, इनकी त्रिज्या अलग अलग है। इसकी त्रिज्या थोड़ी बड़ी है, इसकी त्रिज्या छोटी है, इसकी त्रिज्या सबसे छोटी है। तो इनका रूप एक जैसा है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो सभी वृत्त होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? समरूप होते हैं। समरूप के एग्जाम्पल में वृत्त आते हैं, क्योंकि सारे वृत्त आपस में क्या होते हैं? समरूप होते हैं। उदाहरण नंबर 2 की बात करते हैं हम। सभी वर्ग समरूप होते हैं। सभी वर्ग समरूप होते हैं। सभी वर्ग समरूप होते हैं। अब सभी वर्ग, अब वर्ग देखो, जैसे
वर्ग की परिभाषा क्या होती है? ऐसी आकृतियां जो क्या हो, इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, और छोटा वर्ग ले लें, इससे छोटा वर्ग ले लें, तो ये सब आपस में क्या है? समरूप है। क्यों है? क्योंकि इनमें क्या होता है कि समरूप जब होता है, दो बहुभुज आपस में समरूप कब होते हैं? जब उनके संगत कोण बराबर हो और इनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो आपस में बराबर हो, तो वो आकृतियां आपस में क्या होती हैं? समरूप होती हैं। अब ये देखो, हमने क्या बोला कि इनका आकार एक जैसा है, ये सारे क्या है? वर्ग है, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, और ये भी क्या है? वर्ग है। लेकिन इनकी माप अलग अलग है। इसकी माप जैसे 4 सेंटीमीटर की माप इसकी, ये 4 सेंटीमीटर है, तो इसकी ये भी 4 होगी, ये भी कितनी होगी? 4 होगी, और ये भी कितनी होगी? 4। इसकी हम मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर, तो ये सारी 3-3 सेंटीमीटर होंगी। तो इसमें क्या हो गया कि जैसे ये दोनों वर्ग आपस में समरूप है। कैसे? क्योंकि इनके सारे संगत कोण बराबर होंगे। संगत कोण ये 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का, इसमें भी सारे कोण क्या होंगे? 90 डिग्री का होंगे। और साथ में क्या हो रहा है कि इस भुजा का और इस भुजा का अनुपात 4/3, इस भुजा का अनुपात 4/3, इस भुजा का अनुपात 4/3, और इस भुजा के साथ अनुपात 4/3। तो यानी क्या हो रहा है कि जो भुजाओं के बीच में जो अनुपात आ रहा है वो भी क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो इसमें माप अलग अलग हो सकती है लेकिन आकार सेम होता है। तो सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं, और एक चीज का उदाहरण का, सभी समबाहु त्रिभुज भी समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज, सभी समबाहु त्रिभुज, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। देखो, समबाहु त्रिभुज होते हैं वो भी आपस में कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। समरूप का मतलब देखो, जैसे ये मैंने एक समबाहु त्रिभुज ले लिया, फिर इसके बाद इससे छोटा ले लिया, और फिर इससे छोटा ले लिया, तो ये भी आपस में क्या होते हैं? समरूप होते हैं, क्योंकि इनका आकार है एक जैसा है ये समबाहु त्रिभुज ही सारे, लेकिन इनकी माप अलग अलग है। जैसे ये समबाहु त्रिभुज 4 सेंटीमीटर का है सारा, ये भी 4 का है और ये भी 4 का है, ये 2 सेंटीमीटर का है, ये भी 2 का है, ये भी 2 का है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए? समरूप हो गए। कैसे? क्योंकि इनका अनुपात लेते हैं ना भुजाओं का, इस भुजा के साथ संगत भुजाओं का अनुपात। संगत भुजा इस भुजा के साथ ये भुजा होगी, इस भुजा के साथ ये भुजा होगी, इस भुजा के साथ ये भुजा होगी। यदि ये ऐसा होता है, संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो, तो दो आकृतियां आपस में समरूप हो सकती हैं। ठीक है ना? तो ये समरूप हो गए। तो ये समरूप के क्या हो गए? एग्जाम्पल हो गए कि भाई सभी वृत्त समरूप हो सकते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है? तो ये होता है समरूप आकृतियां, ऐसी आकृतियां जिनका आकार या रूप तो समान है परंतु उनकी माप भिन्न भिन्न हो, तो ऐसी आकृतियों को हम क्या बोलते हैं? ऐसी आकृतियों को हम बोलते हैं समरूप आकृतियां कहते हैं। एक दूसरा शब्द है, हम इसके ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं, वैसे इसमें हम पढ़ेंगे नहीं लेकिन फिर भी मैं इसके ऊपर डिस्कस कर लेता हूं। सर्वांग सम आकृतियां क्या होती है? देखो, सर्वांग सम आकृतियां क्या होती है? सर्वांग सम का मतलब होता है सर्वांग सम, सभी तरह से समान। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा सर्वांग सम, यानी ऐसी आकृतियां जिनका आकार भी समान हो और माप भी समान हो, तो उन आकृतियों को हम बोलते हैं सर्वांग सम आकृतियां कहते हैं। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं ऐसी आकृतियां जिनका आकार या रूप एवं माप भी समान हो, तो ऐसी आकृतियां सर्वांग सम आकृतियां कहलाती हैं। तो ऐसी आकृतियां सर्वांग सम आकृतियां कहलाती है। तो ऐसी आकृतियां जिनका आकार, रूप एवं माप भी समान हो, यानी दोनों चीज समान होनी चाहिए। इसमें क्या होता है? इसमें ऐसी आकृतियां जिनका आकार और रूप दोनों ही समान हो, दोनों ही क्या हो? समान हो, तो ये आकृतियां क्या कहलाएंगी? सर्वांग सम। यानी ये एक दूसरे को अध्यारोपित कर लेती हैं, एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढक लेती हैं, तो ऐसी आकृतियों को हम सर्वांग सम आकृतियां बोलते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम अपने दोनों हाथ होते हैं, ये दोनों हाथ होते हैं, एक दूसरे को अध्यारोपित कर लेते हैं, तो ये दोनों आपस में सर्वांग सम हो गई, यानी एक जैसे समान है
अंगुली आपस में समान होती हैं, अंगुली आपस में समान होती हैं तो एक दूसरे को अध्यारोपित कर सकते हैं। जैसे ये आकृति में जैसे बात कर रहा हूँ, ये त्रिभुज है, तो इसमें क्या होगा कि इसके समान ही त्रिभुज होना चाहिए, ऐसे बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे कैसे होना चाहिए। जैसे ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए, तो ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी होनी चाहिए, 3 सेंटीमीटर। यानी इसका आकार भी वही होना चाहिए और माप भी सेम होनी चाहिए, यानी दोनों चीज समान होनी चाहिए। तो वो क्या होता है, सर्वांग सम आकृतियां होती हैं। ऐसी आकृतियां जिनका आकार, रूप व माप दोनों समान हो, तो ऐसी आकृतियों को हम सर्वांग सम बोलते हैं। ये आकृतियां एक दूसरे को पूर्ण रूप से अध्यारोपित कर लेती हैं, एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढक लेती हैं, तो इस प्रकार की आकृतियों को हम क्या बोलते हैं, सर्वांग सम आकृतियां कहते हैं। अब हम बात करते हैं, एक नेक्स्ट परिभाषा है समरूप बहुभुज क्या होता है। समरूप बहुभुज क्या होता है, देखो दो बहुभुज समरूप कब होंगे, देखो इसकी परिभाषा में लिख रहा हूं, दो बहुभुज समरूप होते हैं, दो बहुभुज इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। दो बहुभुज समरूप होते हैं, दो बहुभुज समरूप होते हैं कब होंगे, दो बहुभुज हैं, दो आकृति आपस में समरूप कब होंगी, पहला तो क्या होगा उसका, पहला उनके संगत कोण बराबर हो, पहला तो क्या होगा, उनके संगत कोण बराबर हो, उनके संगत कोण बराबर हो, उनके संगत कोण क्या हो, बराबर। दूसरी बात, संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो, संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो, बराबर हो, या संगत भुजाएं समानुपाती हो, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं। दो बहुभुज होंगे, वो आपस में दो बहुभुज आपस में समरूप कब होंगे, जब उनके संगत कोण बराबर हो, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो, या अर्थात संगत भुजाएं समानुपाती हो, अर्थात संगत भुजाएं समानुपाती हों। दो बहुभुज समरूप कब होते हैं, ध्यान रखना दोनों ही कंडीशन लागू होंगी तभी होंगे। यदि सवाल में आ जाए कि दो बहुभुज समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण बराबर हो, नहीं, उसमें दोनों ही बात, ये दोनों कंडीशन लागू होनी चाहिए। जब ये दोनों कंडीशन लागू होंगी तो ही दोनों बहुभुज समरूप होंगे। दो बहुभुज समरूप कब होंगे, जब उनके संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर हो, अर्थात संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए, समानुपाती होनी चाहिए। तो ये दो बहुभुज आपस में समरूप कब होंगे, जैसे मैं एग्जाम्पल के माध्यम से इसको बता देता हूं आपको, उदाहरण के माध्यम से देखो, उदाहरण के माध्यम से, जैसे मेरे पास ये सरफेस है, ये दो बहुभुज है, ये एक प्रकार से बहुभुज है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं षटभुज बोलते हैं। इसकी सारी भुजा 3-3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, और ये भी कितनी है, 3 सेंटीमीटर। मैं इसको नाम दे रहा हूँ ABCDEF। मैं एक और इसके संगत एक बहुभुज ले रहा हूँ, वही ले रहा हूँ षटभुजी, ठीक है, ये ले लिया मैंने षटभुज, ठीक है। अब इसमें ये नाम दे दिया मैंने PQRSTU। इसकी जो प्रत्येक भुजा है वो 1.5 सेंटीमीटर, कितनी है, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, और ये 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो देखो यदि ये सारी भुजा सेम है तो इनके कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण, और ये कोण, ये कोण, सारे कोण आपस में बराबर होंगे, ये कोण भी बराबर होगा, ये कोण। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, तो ये दोनों बहुभुज समरूप कैसे हैं, इसमें 6 भुजाएं हैं, जिसमें 6 भुजा हो उसके कुल अंतः कोणों का योगफल निकालने का सूत्र हो जाएगा n-2 गुणा 180 डिग्री। n का मान रख दो 6 - 2 गुणा 180,
4 गुणा 180 गुणा कर दो 0, 8 चौक 32 सलाई 3, 720 डिग्री। ये एक षटभुज है, इसके सभी कोणों का योगफल कितना होगा 720। अब इसमें 6 भुजाएं हैं तो एक कोण निकालना चाहें तो हम कितना हो जाएगा 6 एकम 6, 6 एकम 6, एक बचेगा 6 दूनी 120 डिग्री। इसका प्रत्येक कोण 120 डिग्री का होगा। ये भी 120 का होगा, ये भी 120 का होगा, ये भी 120 का होगा, ये भी 120 और ये भी कितना होगा 120। इसमें भी सारे 120 के होंगे क्योंकि ये भी एक समान भुजा वाला बहुभुज है भाई। इसमें 1.5 1.5 1.5 है, ये भी 120, ये भी 120, ये भी 120 और ये भी कितना हो गया 120, सारे 120 हो गए। तो इसमें क्या होगा, इस त्रिभुज का इस बहुभुज का जो संगत कोण होगा वो क्या होगा कोण P। यदि कोण A बराबर कोण P, ये कंडीशन होगा ध्यान रखना, कोण A बराबर कोण P, इस बहुभुज का संगत कोण कौन होगा कोण P। कोण B कोण Q का, कोण B बराबर कोण Q, कोण C का कोण R, कोण C बराबर कोण R, ठीक है। कोण D बराबर कोण S, कोण D बराबर कोण S, कोण E बराबर कोण T, कोण E बराबर कोण T, और कोण F बराबर कोण U। देखिए ये संगत कोण हो गए, क्या हुए संगत कोण हो गए। तो ये दोनों आकृतियां समरूप कब होंगी, जब इनके संगत कोण आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। सबके संगत कोण बराबर है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। जैसे ए बी की जो संगत भुजा होगी वो क्या होगी पी क्यू। अब इनका अनुपात लेना हमें, ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू 3/1.5, ठीक है। यहां से पॉइंट हटा देंगे 0 तो ये जाएगा 2/1, 15 दूनी 30, 2:1 आ गया। तो इसी प्रकार से BC का और QR का अनुपात, BC बटा QR, तो BC बटा QR वही हो जाएगा 30/1.5, वही हो जाएगा 2/1। इसी प्रकार से CD का और RS का, CD बटा RS, CD भी वही है 3, 0, 1.5, यहाँ से पॉइंट हटा देंगे तो ये हो जाएगा वही 2/1, ठीक है। और इसी प्रकार से DE बटा ST वही 3.0 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा 1.5, 2/1। इसी प्रकार से EF बटा TU, EF बटा TU बराबर ये भी हो जाएगा 1.5, यहाँ से 0 उठाएंगे तो वही हो जाएगा 2:1। और इसी प्रकार से AF बटा PU, इसमें भी क्या जाएगा 3.0, 1.5, 0 नहीं आएगा, यहाँ से हटाएंगे तो 0 आएगा, तो ये भी कितना आएगा 2:1। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सभी भुजाओं का जो अनुपात निकाला हमने 2:1 आ रहा है। यहाँ पर 30 है, ठीक है, तो 2:1 आ रहा है। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर बढ़ गया। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों आकृतियाँ आपस में समरूप कब है, जब इनके संगत कोण बराबर है, यानी कोण A के बराबर कोण P है, और साथ में इनके संगत भुजाओं का अनुपात, इसकी संगत भुजा ये होगी, 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 इसकी संगत भुजा ये होगी। तो इस प्रकार से दो बहुभुज आपस में समरूप होंगे। उसके लिए ये दोनों कंडीशन लागू होनी चाहिए, उनके संगत कोण भी बराबर होने चाहिए और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होना चाहिए, या संगत भुजाएं समान अनुपात में होनी चाहिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखो वर्ग, यहाँ पर एक मैं छोटी सी बात बता रहा हूं आपको, क्या एक वर्ग और एक आयत, देखो मैं क्वेश्चन डाल देता हूं यहाँ पर, क्वेश्चन, एक आयत और एक वर्ग समरूप हो सकते हैं, समरूप होते हैं या नहीं, समरूप होते हैं या नहीं। क्या एक आयत और एक वर्ग समरूप हो सकता है? देखो बिल्कुल कभी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इधर देखो, जैसे आयत क्या होता है, ये होता है, आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और वर्ग में क्या होता है कि सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो हम बात करते हैं कोणों की, बात करते हैं, तो कोण तो इसमें भी 90 डिग्री का होता है, इसमें भी 90 डिग्री का होता है, इसमें भी क्या होता है 90 डिग्री का, इसमें भी 90 डिग्री का, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है। इसको नाम दे दिया ABCD, PQRS। तो इसमें देखो पहली बात, ये दोनों बहुभुज समरूप कब होंगे, उनके संगत कोण बराबर, तो इनके संगत कोण तो बराबर आ रहा है। लेकिन जैसे ये 5 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर है, और इसमें तो क्या हुआ, सारी भुजाएं 5-5 सेंटीमीटर होंगी। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, इसमें सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो इस वजह से इसमें क्या होता है, संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो बराबर नहीं हो पाता है। जैसे इस भुजा के साथ अनुपात रहते हैं वो बराबर हो गया, लेकिन इस भुजा का
इस भुजा के साथ अनुपात लेते हैं तो 3/5 आएगा। तो वो अनुपात क्या नहीं हो रहा है, बराबर नहीं हो रहा है। तो इस वजह से ये आपस में क्या नहीं होते हैं, समरूप नहीं होते हैं, नहीं समरूप। ये दोनों आपस में क्या नहीं होते हैं, समरूप नहीं होते हैं। इसी प्रकार से एक वर्ग और एक समचतुर्भुज, क्योंकि वर्ग में और समचतुर्भुज में क्या होता है, वर्ग में भी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, समचतुर्भुज में भी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन वहां पर क्या होता है, कोण अलग अलग होते हैं। तो इस वजह से एक वर्ग और एक समचतुर्भुज वो भी समरूप नहीं होते हैं। ठीक है, ये इस प्रश्नावली का बेसिक नॉलेज था, थोड़ा सा समरूप आकृतियों को समझाने का। अब हम बात करते हैं 11.1 का पहला 11.1। देखो 11.1 को क्वेश्चनों को हल करेंगे। यदि हमने इसके बेसिक ज्ञान को अच्छी तरह से पढ़ लिया है तो 11.1 में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। 11.1 पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, सभी वृत्त खाली स्थान होते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि सभी वृत्त आपस में कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। कैसे होते हैं, समरूप। तो इसमें क्या आएगा, समरूप आएगा। इसमें क्या आएगा, समरूप। सभी वृत्त कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सभी वर्ग कैसे होते हैं, सभी वर्ग भी समरूप होते हैं। ये मैंने आपको एग्जाम्पल में दे दिया है। सभी वर्ग भी आपस में कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। वर्ग और वृत्त ये दोनों आपस में कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं। सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इसमें आएगा समबाहु त्रिभुज। सभी समबाहु त्रिभुज आपस में कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। भुजाओं की समान संख्या, जिसमें समान संख्या हो भुजाओं की, वो दो बहुभुज समरूप कब होंगे, ए और बी। मैंने आपको वहां पर बताया था दो कंडीशन होनी चाहिए। पहली तो क्या होनी चाहिए, उनके संगत कोण बराबर हो, उनके संगत कोण समान हो, उनके संगत कोण समान हो। और दूसरी बात मैंने बताई कि संगत भुजाओं का अनुपात समान हो, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो, या संगत भुजाएं समानुपाती हो। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होना चाहिए, बराबर हो, अर्थात समानुपाती होना चाहिए। तो भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप कब होंगे, जब उनके संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होना चाहिए, बराबर हो। ये दोनों कंडीशन समरूप के लिए होनी चाहिए। एक हो गई तो फिर काम नहीं चलेगा, दोनों होनी चाहिए। इसका दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन में सत्य और असत्य बताइए कि कौन सत्य है और कौन असत्य है। तो देखिए पहला क्वेश्चन इसका, दो सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती हैं। बिल्कुल सही बात है, ये दो सर्वांग सम आकृतियां समरूप हो सकती हैं, क्योंकि सर्वांग सम में जैसे अच्छी तरह से मतलब क्या हो गया, जैसे ये आकृतियां हैं, ये दोनों आकृतियां आपस में सर्वांग सम है, क्या ये समरूप हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। क्योंकि समरूप में क्या होता है कि संगत कोण बराबर हो, बिल्कुल उनके संगत कोण भी बराबर हो सकता है, और संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है। तो ये बात क्या है, सत्य है ये बात, कि दो सर्वांग सम आकृतियां समरूप हो सकती हैं। सर्वांग सम आकृतियां समरूप हो सकती हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दो समरूप आकृतियां सर्वांग सम होती है, ये बात असत्य है। क्यों, ये आवश्यक नहीं है कि दो समरूप आकृतियां सर्वांग सम हो, क्योंकि समरूप आकृतियां सर्वांग सम नहीं हो सकती हैं। क्यों, क्योंकि समरूप आकृतियों में क्या होता है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, और जबकि सर्वांग सम में क्या होता है, भुजाएं बराबर होती हैं। भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और समरूप में क्या होता है, भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, सर्वांग सम में भुजाएं बराबर होती हैं। इस वजह से क्या हो गया, असत्य। तीसरा क्वेश्चन है, दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत भुजाएं समानुपाती हो। एक बात तो दिया है लेकिन दूसरी बात नहीं दिया है। दो बहुभुज समरूप कब होते हैं, ये दोनों कंडीशन आनी चाहिए, उनके संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो या समानुपाती हो। तो उसने एक ही बात दी है, तो इस बात से ये क्या हो गया, असत्य हो गया। दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें इसने एक ही बात दी है, इन दोनों में से एक बात दिया है, एक बात नहीं दिया है, तो इस वजह से क्या हो गया, गलत हो गया। चौथा क्वेश्चन है, दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती एवं संगत कोण बराबर हो। तो ये बात सत्य है, क्योंकि इसमें दोनों चीज दे रखा है, संगत भुजाएं भी समानुपाती में हो या बराबर हो, और संगत कोण बराबर हो। बिल्कुल सही बात है, दोनों कंडीशन दे रखा है, तो ये कथन क्या है, सत्य है। अगला क्वेश्चन है पांचवा, दो बहुभुज समरूप होते हैं, दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो। तो ये बात भी क्या है, गलत है, क्योंकि इसमें एक ही बात दिया है, संगत भुजाओं का अनुपात नहीं दिया है, तो ये बात भी क्या हो गई, असत्य है। तो ये आपकी क्वेश्चन हो गई सत्य और असत्य की।
इसका तीसरा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है 11.1 का, लास्ट क्वेश्चन है ये 11.1 आपकी खत्म हो जाएगी। समरूप आकृतियों के दो उदाहरण आकृति बनाकर दीजिए। समरूप आकृतियों के कोई दो उदाहरण। तो मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बता दिए। मैंने बताया कि ये समबाहु त्रिभुज हो सकते हैं, जैसे दो समबाहु त्रिभुज हो, जैसे ये समबाहु त्रिभुज हो गए, ये 3 सेंटीमीटर का है, ये भी 3 सेंटीमीटर का है, ये भी 3 सेंटीमीटर का। एक समबाहु त्रिभुज हो गया, ये 2-2 सेंटीमीटर के हैं। और समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का समबाहु त्रिभुज में। तो एक तो ये एग्जाम्पल हो गया समबाहु त्रिभुज। क्या समबाहु त्रिभुज मैंने आपको पहले ही बता दिया कि दो वर्त दो समबाहु त्रिभुज। एक तो ये हो गया। दूसरा मैं एग्जाम्पल बात करते हैं वर्त ले लम। वर्त ले लिया, जैसे ये वर्त ले लिया, ये वर्त हो गया 4 सेंटीमीटर का, और एक वर्त ले लिया हमने 2 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो सकते हैं? दो वर्त आपस में कैसे हो सकते हैं? समरूप हो सकते हैं। ठीक है, हम तीसरा एग्जाम्पल लें तो वर्ग ले सकते हैं। जैसे वर्ग हो गया, क्या एक वर्ग हो गया, 6 सेंटीमीटर का वर्ग हो गया। इसके साथ कोई छोटा वर्ग ले लें, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो देखिए इसमें कोण भी 90 डिग्री के हो जाएंगे सारे। तो देखो सारे कोण बराबर, संगत कोण सबके बराबर है। इसका संगत कोण ये होगा बराबर, ये बराबर, और साथ में भुजाओं का अनुपात देखो 6/4, इसका 6/4, इसका भी 6/4, इसका भी 6/4। तो ये मैंने 3 एग्जाम्पल दे दिया आपको समरूप आकृतियों के उदाहरण बनाकर। ठीक है, तो ये हो गई आपकी 11.1 समाप्त। ठीक है, 11.1 इसके बेसिक ज्ञान पर आधारित है। तो 11.1 मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। आप इनको अपनी नोटबुक में उतार सकते हो। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या रहती है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। कल हम इस अध्याय का एक महत्वपूर्ण थ्योरम पढ़ेंगे थेल्स पर में। आज के लिए इतना ही। बाय बाय स्टूडेंट।